वेलकम ऑन रिसर्वाइस एकेडमी। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2021 का विश्लेषण करेंगे और यदि आप इसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जेएस पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे तो इस बार इसमें पिछले वर्षों के ट्रेंड से हटकर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जो ज्यादातर स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, जैसे खेल पुरस्कार से संबंधित, लेकिन इनमें भी यूपीएससी ने लेवल मेंटेन रखते हुए इन्हें डायरेक्ट न पूछकर स्टेटमेंट में पूछा। अब देखते हैं मुख्य विषयों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन, उसके बाद इकोनॉमी के क्वेश्चन, उसके बाद हिस्ट्री के, उसके बाद इन्वायरमेंट के, फिर कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन और जो ये कुछ न्यू ट्रेंड क्वेश्चन थे जो कि खेल और पुरस्कार से संबंधित थे, अंत में उन्हें देखेंगे। तो हम सारे क्वेश्चनों को ना देखते हुए हमने जो मुख्य विषय है इनमें से कुछ जो क्वेश्चन अच्छे हैं और या कंफ्यूजिंग थे उन्हें उठाया है, और ताकि उन क्वेश्चनों को देख के आप इसका एक अंदाजा लगा सकें कि किस तरीके से इन विषयों में से किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो इसके ऑप्शन थे ए समता का अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी स्वतंत्रता का अधिकार और डी कल्याण की अवधारणा। तो अगर आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं, उसका जो आर्टिकल 39 है 39, उसमें यह साफ साफ लिखा है कि धन और उत्पाद के संकेंद्रण को रोकना राज्य की एक जिम्मेदारी है। ठीक है, उसके लिए नीति निर्देश है। तो अगर आपने ये पढ़ा था तो आप जानते होंगे कि इसका आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा, यानी कि बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। ठीक है, ये एक तरीके से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है, कोई घुमा फिरा के नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो इसमें अगर आपने 42वां संविधान संशोधन में जो 3 शब्द हमारी उसमें जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में, एक तो पंथ निरपेक्ष था, एक समाजवादी था, तो इसमें दोनों ही शब्द ये सी और डी में आ रहे हैं, तो यानी कि ये तो सी और डी तो इसका आंसर नहीं होने थे। फिर दूसरा कि भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी कि अपने आप में शक्तियों का खुद ही एक तरीके से स्रोत है और इस पर बाहर से किसी का और किसी देश या सरकार का नियंत्रण नहीं है, यानी ये प्रभुत्व संपन्न, ये अपने आप में प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेन है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, वो तो हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। सी में पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक की बात कर रहा था, ये पंथ निरपेक्ष शब्द जो है बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और डी में समाजवादी पंथ निरपेक्ष की बात कर रहा है, जो कि आपका ये भी समाजवादी शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ये 26 जनवरी 1950 के भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति थी। ठीक है, तो बस ये यही है कि अगर आपने प्रस्तावना पढ़ी है और समझी है तो आप इसका आंसर आसानी से कर देते। इसका आंसर है बी। अब ये एक फैक्चुअल ना होके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, यानी कि संवैधानिक सरकार असल में होती क्या है। इसके ऑप्शन है कि किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो संवैधानिक सरकार वो होगी जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, यानी कि जो संविधान में नियम कानून लिखे हैं, सरकार उसके दायरे में ही अपना शासन चलाती है, वो संविधान की सीमाओं में बंधी होती है, तो वही एक संवैधानिक सरकार होती है। तो इसका आंसर है डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो संघीय सरकार तो आप जानते होंगे, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जब शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में होता है, क्षेत्रीय इकाइयों के बीच में। ठीक है, तो उसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इनमें से पहली बात इसमें यह है अनिवार्य विशेषता क्या है जो इसमें होनी चाहिए। ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित हो, संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि हों, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, डी मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हो। तो अगर आपने जो ये आपकी फेडरल
गवर्नमेंट की विशेषताएं होती हैं, अगर वो आपने पढ़ी हैं तो आप जानते होंगे कि इसका आंसर ए होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता सुरक्षित हो। उसका कारण यह है कि अगर न्यायपालिका आपकी स्वतंत्र होगी तो वो जो केंद्र अपने मनमाने कुछ भी कानून बना देती है वो उनकी समीक्षा कर सकती है, और अगर वो विधि के खिलाफ है तो उन्हें रद्द भी कर सकती है, जिससे राज्यों की शक्ति बरकरार रह सकती है। फिर दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच में कुछ विवाद होते हैं तो उनका निपटान भी न्यायपालिका कर सकती है यदि वो स्वतंत्र है, ठीक है, केंद्र के दायरे से बाहर है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित हो तभी ये एक अनिवार्य विशेषता है संघीय सरकार की, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। तो इसमें इतनी सी बात है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जो आपके रिटायर हो चुके जज हैं उनको भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने हेतु बुला सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। तो यह आपका स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा है कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, कि उसने पहले कभी कोई अगर निर्णय दिया था तो वो चाहे तो उस निर्णय को अपने को पलट सकता है। तो ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें अगर आप देखोगे तो पहले तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है एकदम गलत है, क्योंकि ये व्यवस्था अमेरिका में है, भारत में नहीं। भारत में अगर आप नागरिक हो तो आप राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हो, ठीक है। फिर तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर एक बार नागरिकता दे दी गई किसी विदेशी को तो इसमें लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। उसके बाद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे राष्ट्रद्रोह या आपका शत्रु देश से मित्रता बनाना आदि, और कई संविधान का उल्लंघन करना या उसे ना मानना, ऐसे कई और कारण हैं जिससे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, ठीक है। तो ये बात करता है, पहली बात तो सर्वोत्तम सुरक्षा की बात करता है। ये जो आपके ऑप्शन है, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार, और डी शक्तियों का पृथक्करण। तो ये सभी एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता तो निश्चित करते हैं, सुरक्षा, ठीक है, स्वतंत्रता की सुरक्षा बनाते हैं, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका हो। लेकिन ये बात कर रहा है क्वेश्चन में सर्वोत्तम, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। किसी एक ही व्यक्ति या निकाय के पास या संस्था के पास सभी शक्तियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उसमें तानाशाही टाइप आ जाती है। तो शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, यानी कि न्यायिक शक्तियां अलग एक संस्था के पास होनी चाहिए, विधि बनाने की शक्तियां अलग संस्था के पास होनी चाहिए, और उन्हें लागू करने की शक्तियां अलग संस्था के पास होनी चाहिए। तो शक्तियों का पृथक्करण एक सर्वोत्तम सुरक्षा नियत करता है उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो इसमें कुछ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि जो ब्रिटिश में संसद कोई भी अगर कानून या बिल बनाती है तो वहां की जो आपकी न्यायपालिका है वो उसे उसकी समीक्षा नहीं कर सकती, उसे रद्द नहीं कर सकती, क्योंकि वहां एक आम धारणा है कि राजा कभी गलत नहीं होता। लेकिन भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है, क्योंकि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता है, संविधान के किसी लिखे प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं कर सकता है, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय करता है। तो हम कह सकते हैं कि संसद की विधि निर्माण की शक्ति भारत में सीमित है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है,
भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो ये भी आंसर ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये रिपीट क्वेश्चन है, ये शायद 2018 के यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार संरक्षित है। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चन। तो उससे पहले एक बार बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रिजर्व आईएएस एकेडमी को, और इससे जुड़ जाइए ताकि हम कोई भी वीडियो लाएं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चन किस तरीके का है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है इकोनॉमी में, निम्नलिखित में से किसमें किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के गुणक में वृद्धि होती है? मुद्रा के गुणक क्या होता है कि अगर आपके पास बैंक के पास 100 रुपए हैं, अगर बैंक के पास उसकी पूंजी में 100 रुपए हैं तो वो 1000 रुपए तक का लोन बांट सकता है, यानी कि वो उसे 10 गुना बना सकता है। तो बस यही पूछ रहा है ये कि इसमें से कौन सा वृद्धि कर सकता है। ए, बैंकों में आरक्षित निधि नकदी निधि अनुपात जो कैश रिजर्व रेशो होता है CRR, या बी, बैंकों की सांविधिक चल निधि अनुपात जो SLR होता है। ठीक है, और सी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, या डी, देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो डी तो आप तुरंत का तुरंत इलिमिनेट कर देंगे कि देश की जनसंख्या की वृद्धि से तो मुद्रा के गुणक में कोई वृद्धि नहीं होती। फिर हाँ, तो मैंने कहा था कि बैंक के पास 100 रुपए जमा है तो वो उससे आगे लोन 1000 रुपए तक का बांट देता है। तो यही है कि जो लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होगी, लोग बैंकों में अपने पैसे जमा करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बैंकों के पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वो उसे और ज्यादा बना सकते हैं। ठीक है, उसे मुद्रा में गुणक में वृद्धि हो सकती है। तो इसका आंसर होगा सी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि करके हम मुद्रा की गुणक में वृद्धि कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? यानी कि ऐसा होता है किसी भी चीज की, इसे मुद्रास्फीति यानी महंगाई, इन्फ्लेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं, और हम शुद्ध भाषा में से जो अपनी आम बोलचाल की भाषा है उसमें से महंगाई कहते हैं। तो महंगाई किस तरीके से बढ़ती है? या तो किसी वस्तु की मांग बहुत बढ़ जाए तो भी वो महंगी हो जाएगी, या उस वस्तु की पूर्ति कम हो जाए। ठीक है, तो इन्हें डिमांड एंड सप्लाई अपने इकोनॉमी में एक बहुत प्रचलित एक कंसेप्ट है, अगर आपने पढ़ा हो तो। ये पूछ रहा है मांग प्रेरित, जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस मुद्रास्फीति में, मतलब मांग से, डिमांड से बढ़ने वाली जो महंगाई है उसके वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं? तो पहला कह रहा है ये विस्तारकारी नीतियां, और दूसरा है राजकोषीय प्रोत्साहन, तीसरा मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी, चौथा उच्च क्रय शक्ति, और पांचवा है बढ़ती ब्याज दर। तो पांचवा तो आप तुरंत बढ़ती ब्याज दर को तो इलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अगर सपोज करो किसी बैंक से आप लोन लेते हो और वो ब्याज दर उसकी बढ़ी हुई है तो आप लोन नहीं लोगे, और लोन नहीं लोगे तो पैसा आपके मार्केट में नहीं पहुंचेगा, और मार्केट में पैसा नहीं पहुंचेगा तो लोग मांग भी सामान की कम करेंगे। ठीक है, नहीं खरीदेंगे, तो बढ़ती ब्याज दर तो नहीं होगा। तो ये जिन जिन में 5-5 है आप उसे हटा देंगे, यानी कि BCD हट गया, और इसका आंसर अपने आप ही ए आ गया, 1, 2, 4, यानी विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, जब गवर्नमेंट करों में कटौती करती है और ब्याज आदि में छूट देती है तो उससे लोगों के पास पैसा बढ़ता है और वो उनकी मांग बढ़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। आर्थिक मंदी के समय, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो जब आर्थिक मंदी होती है तो इनमें से कौन सा कदम उठाया जाता है? ऑप्शन है, कर की दर में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि करना, करों की दर में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। ठीक है, पहला है कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है तो लोग लोन कम लेते हैं, क्योंकि उसके लिए ब्याज आपको ज्यादा भरना पड़ता है बैंक से, और अगर पैसा मार्केट में नहीं पहुंचेगा इस तरीके से तो मंदी आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि अगर पैसा मार्केट में नहीं होगा तो लोग
लोगों की खरीदी भी कम होगी, तो इससे आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसका ए तो आंसर नहीं होगा। फिर है सी को देखते हैं कि टैक्स कर की दर में वृद्धि, यानी कि आप पे अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो भी आपके पास धन कम होगा और फिर आपकी खरीदारी भी उससे इफेक्ट होगी, तो आर्थिक मंदी में ये भी एक कदम नहीं हो सकता करों की दर में वृद्धि करना। फिर है सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में कमी करना। अगर सार्वजनिक परियोजना में के व्यय में कमी कर दें, यानी कि जैसे कोई सड़क बननी है, अगर वो उसमें ये कोशिश करें आर्थिक मंदी के समय कि हम सड़क नहीं बनाएंगे, तो जो उसमें मजदूर लग रहे थे, जो भी मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं होगा। उसमें जैसे मनरेगा है, ये सब सार्वजनिक परियोजना के तहत इन्हें रोजगार मिलता है। तो अगर ये परियोजनाओं में व्यय में कमी कर दे तो जो वो मजदूर हैं उनके पास पैसा नहीं होगा, अगर उन पास पैसा नहीं, और अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो खर्च भी नहीं कर पाएंगे, तो मंदी की स्थिति तो बनी रहेगी। तो इसलिए हम इसका कह सकते हैं कि आंसर इसका बी होगा, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, कि उस टाइम पे हम सड़क, रेल या जितने भी पुल आदि हैं इन्हें बनाएंगे तो इस पे जो रोजगार है उसमें वृद्धि होगी, सरकार पैसा खर्च करेगी, खरीदने में खर्च करेगी, उनको उनकी सैलरी देने में खर्च करेगी, तो इससे पैसा धन मार्केट में आएगा और लोगों की जो खरीदारी है, कंजप्शन है, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे आर्थिक मंदी पे कम करने में सहायता मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर है अन्य, एक क्वेश्चन है, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है। तो कहते हैं कि बाजार मांग एक वस्तु की कब बढ़ सकती है। पहला स्टेटमेंट है कि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। जैसे सपोज करो कि कॉफी है, कॉफी की स्थानापन्न चाय है, हम कॉफी की जगह चाय भी पी लेते हैं। अगर कॉफी महंगी हो रही है तो आप चाय पीना शुरू कर दोगे। ठीक है, यानी कि अगर कॉफी महंगी होती है, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, कॉफी महंगी होती है, तो आप चाय पीना शुरू कर दोगे, यानी कि चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका सही है। दूसरा है इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, तो यह स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, वस्तु घटिया किस्म की हो और उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। अगर वस्तु घटिया उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वो घटिया किस्म की वस्तुएं नहीं खरीदता, बल्कि वो अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं खरीदना पसंद करता है। और अगर आय में कमी होती है तो वो घटिया किस्म की वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर चौथा है इसकी कीमत घटती है। हाँ, अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो लोग उसे फिर खरीदना पसंद करते। सपोज करो जब प्याज आपकी 100 रुपए किलो होती है तो आप उसे आधी किलो खरीदते हो या एक पाव खरीदते हो, लेकिन वही प्याज जब 30 रुपए किलो हो जाती है तो आप पूरी 1 किलो खरीदते हो, 2 किलो खरीदते हैं, तो कीमत घटती है तो भी उसकी मांग में बढ़ोतरी होती है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि ऑप्शन ए। फिर एक क्वेश्चन है, भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। तो काले धन के सृजन से सरकार की चिंता का प्रमुख कारण इनमें से क्या है। ए, स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन। बी, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय। सी, राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास। या डी, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। तो ये चारों ही ऑप्शन जो है ये काले धन के कारण होते हैं। ठीक है, लोगों से संपत्ति खरीदते हैं, संसाधनों का अपयोजन होता है, मतलब हम गलत तरीके से उन्हें खर्च करते हैं, अनुत्पादक गतियों में लगाते हैं, जवाहरात खरीदते हैं, गहना सोना भी खरीदते हैं हम काले धन से। फिर राजनीतिक दलों में चंदे भी दे जाते हैं। लेकिन ये छोटी समस्या है। इससे काला धन होता क्या है, काला धन वो धन होता है जिसपे हमने टैक्स नहीं भरा होता। ठीक है, तो जिसपे हमने टैक्स नहीं भरा तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास उसका पैसा, तो सरकार के पास कर अपवंचन होगा, यानी कर चोरी होगी, और कर चोरी होगी तो उसके जो सरकार का राजकोष है उसमें राजस्व की हानि होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, अब हम देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। हिस्ट्री में क्या कुछ किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में है कि भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। ये जैन साधु थे, नाटककार थे, मंदिर वास्तुकार थे या दार्शनिक थे। शायद आपने हस्तमिल तथा क्षेमेश्वर का नाम ना सुना हो, लेकिन भवभूति जो है एक प्रसिद्ध संस्कृत के महान कवि हैं और एक सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। तो भवभूति से ही अंदाजा लग जाता है कि ये तीनों नाटककार हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर एक क्वेश्चन, ये जो आप संवैधानिक विकास पढ़ते हैं और ये हिस्ट्री में भी आता है, उसमें है
1919 के मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो अगर आपने ये एक्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इन किसी भी एक्ट में सभी को मताधिकार देने की बात नहीं की गई, बल्कि मताधिकार चुनिंदा लोगों को दिया गया था धन, शिक्षा आदि के आधार पर। तो ये बात करता है कि सभी महिलाओं के लिए मत, तो ये तो पहला स्टेटमेंट ऑटोमेटिक गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो ये डेट अगर आपको याद है, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इसके स्टेटमेंट है ए, AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। हाँ, तो इसका ये जो AICC है, ये है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही। फिर ये आपका मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, जो शायद जो आपका मुगल पीरियड के समय का है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर है ए, सबसे पहले आता है परगना, फिर सरकार, फिर सूबा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। तो अगर इनके ऊपर काफी पिक्चर भी बन चुकी है, ये आपका सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज में के अफसर थे ये, और इन पर मुकदमा चला था, जो लाल किला मुकदमा था। तो देखते हैं इसके ऑप्शन ए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में नहीं, 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में नहीं, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में नहीं, डी, आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। हाँ, ये इसका आंसर डी, ठीक है। ये तीनों ही आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो अगर आपने पढ़े होंगे प्राचीन इतिहास में, तो ये उसका क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। ए धोलावीरा, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी या डी रोपड़। तो ये इसका अगर आपने इतना डीप में भी नहीं पढ़ा तो मतलब सतही तौर पे भी पढ़ा है, तो इसको आपको पता होगा कि इसका आंसर ए धोलावीरा है। और कभी कभी ये जो राज्यसभा लोकसभा जो चैनल है, इन पे भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, जिसमें धोलावीरा की उन्नत जल प्रणाली के बारे में दिखाया जा चुका है। तो इसका आंसर है ए, धोलावीरा में उन्नत जल प्रणाली थी, ठीक है। अब हम कुछ एनवायरनमेंट के एक दो क्वेश्चन है, उन्हें देख लेते हैं। ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है। ताम्र यानी तांबा, प्रगलन जो तांबे को पिघला के जहां कुछ भी आकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो वो जो संयंत्र है उनमें चिंता का मुख्य कारण क्या है। वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट ही इसका गलत है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को ये निर्मुक्त नहीं करते, ठीक है। ये तो आपका गाड़ियों में से जो आपका पेट्रोल वाले इन डीजल वाहन ये सब है, इनमें से निर्मुक्त होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहला ऑप्शन अगर गलत होता है तो और हम एलिमिनेट करते हैं तो ए सी डी हट जाता है, आंसर बचता है बी 2 और 3, ठीक है। तो इसका एलिमिनेट विधि से ही हो गया। अगर आपको एक सामान्य सी भी जानकारी थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ताम्र प्रगलन संयंत्रों में से नहीं बल्कि गाड़ी वाहन डीजल ट्रक इन आदि में से निकलता है, ठीक है। अगला है ब्लू कार्बन क्या है। तो ये भी एक फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, इसको भी अगर आपने डीप में नहीं सतही तौर पर पढ़ा है। ब्लू जो आपने ब्लू इकोनॉमी भी सुना होगा, ये जो होती है महासागर से संबंधित, या फिर ब्लू रेवोल्यूशन जो थी, ठीक है, नीली क्रांति, ये सब महासागरों से संबंधित है। तो इसी प्रकार जो ब्लू कार्बन है ये महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन, जो इन महासागरों के अंदर जो ये पेड़ पौधे या वनस्पति जो होती हैं इनके अंदर की, इनमें जो कार्बन जमा हुआ है उसको हम ब्लू कार्बन कहते हैं, ठीक है। तो ब्लू कार्बन क्या है, ए महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन।
फिर है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है, यानी कि मच्छरों को भगाने में इनमें से किया जा सकता है। ए कांग्रेस घास, बी एलिफेंट घास, सी लेमन घास, डी नट घास। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी लेमन घास। आप कुछ ज्योग्राफी क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है कि पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, यानी कि जो आपका नदी और झील है इनमें जो जल की मात्रा है वो भूजल, जो धरती के नीचे जल है, धरातल के नीचे जो जल है उसकी मात्रा से अधिक है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि नदी और झीलों से ज्यादा जल जो है वो हमारे भूजल में है, मतलब धरातल के नीचे वाले जल में है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कहता है कि ध्रुवीय हिमाच्छद, यानी कि ध्रुवों पर जो जमी बर्फ है और हिम नदियों जो ग्लेशियर है इनमें जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। यह आंसर आपका सही है, क्योंकि आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पूरा महाद्वीप अंटार्कटिका और एक महासागर आर्कटिक, ये तो आपके दोनों ध्रुवों पर हैं, ये पूरे बर्फ से जमे हुए हैं, और फिर जितने भी आपके ग्लेशियर है तो इन सबका पानी मिलाकर भूजल की मात्रा से अधिक होगा। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर है भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है। तो आपने ये तो हम 7वीं 8वीं की ज्योग्राफी से ही शायद पढ़ते आ रहे हैं कि जो काली मृदा है इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। फिर इसके आगे ये बिद्री फिशर लगा रखा है जो कंफ्यूजिंग कर सकता था, लेकिन आपको पता है तो ज्वालामुखी चट्टान द्वारा ही काली मृदा का निर्माण हुआ है, काली कपासी मृदा का। तो इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल जो आपकी ये डिस्टेंस होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना लाइट ईयर में इतने लाइट ईयर है, तो प्रकाश वर्ष में मापे जाने का क्या कारण होता है। ए तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती, बी तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, सी प्रकाश जो होता है वो सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, या डी प्रकाशीय गति सदैव एक समान होती है। तो इसका आंसर है डी, प्रकाशीय गति सदैव एक समान होती है। आपको पता होगा कि जो सूरज की रोशनी होती है उसे पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है, तो वो हमेशा से ही उतना समय होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जो प्रकाशीय गति होती है वो सदैव एक समान होती है, और इससे हम किसी की दूरी मापते हैं तो वो कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं, बल्कि एक सी होगी। इसलिए हम लाइट ईयर में मापते हैं इतनी बड़ी दूरियों को। और फिर ये जो कुछ न्यू ट्रेंड के क्वेश्चन थे इन्हें देखते हैं, जिन पे आम धारणा ये होती थी यूपीएससी के स्टूडेंट में कि ये क्वेश्चन जो खेलों से संबंधित है, पुरस्कारों से संबंधित है, वो इसमें यूपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार पूछ ले गए। तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया, ए न्यू वर्ल्ड है, तो ये गलत है। फिर इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया। हाँ, इसमें कुछ खेलों को शामिल किया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अगर जो पीसीएस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे छात्र साथ यूपीएससी के साथ साथ, तो उन्होंने तो शायद इन क्वेश्चनों को पढ़ा भी होगा। फिर अगला है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में, ये क्रिकेट से एक सवाल ले लिया है इन्होंने। अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। दूसरा, न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रकार ये हमारा इस बार का यूपीएससी के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और फिर एक बार कहता हूं, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।